हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम चैप्टर पढ़ रहे थे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हम ये बात फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैटर हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल है कि क्या वो प्योर फॉर्म में है या नहीं है। इस चैप्टर में अभी तक हम मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं कि मैटर को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। हमने मैटर को दो तरह से क्लासीफाई किया था, एक प्योर सब्सटेंस की तरह और एक मिक्सचर की तरह। अगर हम प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासीफाई कर रहे थे तो दो तरह का क्लासिफिकेशन निकल करके आ रहा था, एक है एलिमेंट और एक कंपाउंड। और अगर हम मिक्सचर को क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो भी दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जितना भी डेफिनेशन, जितना भी डिस्क्रिप्शन, जितना भी क्लासिफिकेशन हमने मैटर के बारे में पढ़ा, यहाँ पर दो चीज़ें आपस में कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज कर रही हैं एक दूसरे को कि कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। कंपाउंड क्या होता है उसके डेफिनेशन भी आप लोगों को बताई गई, उसके एग्जाम्पल कुछ आपको समझाए गए। मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उनके डेफिनेशंस भी आपको समझाई गई और उसके एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताए गए हैं। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। तो आज की क्लास का हेडिंग है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। जो हमारे कंपाउंड है, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, और जो मिक्सचर है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड के मिक्सचर से बना है। इनमें क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, यही बात हम आज के लेक्चर में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ पैरामीटर है जिनके बिहाफ पर हम क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक टेबुलर फॉर्म में इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जैसे कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड क्या होता है। फिर हम बात करेंगे मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर के अंदर उस प्रॉपर्टी को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। इस डिफरेंस को, इस कंपैरिजन को बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर हम एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। और अगर आपको किन्हीं दो सब्सटेंसेस के बीच अगर प्रॉपर्टी का कंपैरिजन देखना है तो कंपैरिजन के लिए कोई बेस रखा जाता है। हम फर्स्ट कॉलम में मेजर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को जिस बिहाफ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। सेकंड में हम बात कर रहे हैं कंपाउंड के बारे में कि अगर कंपाउंड के अंदर वो प्रॉपर्टी है तो वो किस तरह से वेरी कर रही है, किस तरह से रिप्रेजेंट की जा रही है। और नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किस तरह से बिहेव कर रही है। प्रॉपर्टी जो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी है नेचर की। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर के बीच, इट इज नेचर। कंपाउंड का नेचर क्या होता है?
कंपाउंड के नेचर की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट केमिकली यूनाइट होते हैं, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, दे आर ओनली मिक्स टुगेदर। यहाँ पर कंपाउंड और एलिमेंट दोनों मिक्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट नेचर क्या हो गया हमारे कंपाउंड का नेचर क्या हो गया? टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट्स आर यूनाइट केमिकली। दैट इज द फर्स्ट नेचर ऑफ द कंपाउंड। क्या है कि जो भी एलिमेंट है जो मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं ये केमिकली यूनाइट होते हैं, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? टू और मोर एलिमेंट एंड कंपाउंड आर मिक्स्ड टुगेदर। यहाँ पर ये सिर्फ एक दूसरे में मिक्स हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर के, इनमें केमिकल बॉन्ड कभी नहीं बनता। आप चाहें तो इन्हें फिजिकल मेथड से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये बात कर रहे हैं हम मिक्सचर के बारे में। कंपाउंड के जैसे कि एग्जांपल हम बात कर रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, यहाँ पर जो एक कार्बन का एटम है वो एट अ सेम टाइम दो ऑक्सीजन के एटम से बॉन्डिंग बना रहा है। आप देख सकते हो जो कार्बन का एटम है एक, वो दो का ऑक्सीजन के एटम से बॉन्डिंग बना रहा है। यहाँ पर ये केमिकली यूनाइट हो रहे हैं, इनके बीच केमिकल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर हम जैसे बात कर रहे हैं सैंड और वाटर के बारे में, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर सैंड और वाटर के बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है। हम किसी भी फिजिकल मेथड से सैंड और वाटर को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड और मिक्सचर की। क्लियर? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं। सेकेंड जिस प्रॉपर्टी पे हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमारे पास है स्ट्रक्चर। कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा? कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमेशा फिक्स होता है, जबकि भी मिक्सचर का स्ट्रक्चर कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर जो है वो वेरी कर सकता है। दे हैव डिफाइनाइट स्ट्रक्चर। कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफाइनाइट होगा, जबकि मिक्सचर में नॉट हैविंग डिफाइनाइट स्ट्रक्चर। जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइनाइट नहीं होता है, वो वेरी करता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में सेकंड डिफरेंस हो गया बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जिस बिहाफ पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं कंपाउंड और मिक्सचर को, ये हमारे पास में है कंपोजिशन। कि कंपाउंड का कंपोजिशन क्या है और मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होता है। देखिए, कंपोजिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एलिमेंट कैसे कंबाइंड हो रहे हैं एक कंपाउंड को बनाने के लिए। और जब कभी भी एलिमेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय वेट में ही कंबाइंड होते हैं। मतलब परसेंटेज जो है, परसेंटेज बाय वेट हर एलिमेंट का फिक्स होता है, लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन मिक्सचर में नहीं है। आप किसी भी प्रपोर्शन में एलिमेंट्स या कंपाउंड को मिला करके मिक्सचर बना सकते हैं। तो कंपोजिशन की अगर हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय वेट।
जितने भी एलिमेंट हैं किसी कंपाउंड के वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो बाय वेट में ही कंबाइंड होते हैं, जबकि भी ऐसी कोई बाउंडेशन मिक्सचर में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी मिक्स इन एनी रेशियो बाय वेट। वेट के किसी भी रेशियो में आप एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट जो कंपाउंड है उन्हें मिक्स कर दीजिए, आपके पास जो मिक्सचर बनता है उसका रेशियो हर बार फिक्स हो ज़रूरी नहीं है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले एक कंपाउंड मेथेन के बारे में, यहाँ पर कार्बन का वेट है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का वेट है 4 ग्राम। अगर इसे आप और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये 3:1 में एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि एलिमेंट जो हैं इस कंपाउंड मेथेन के यहाँ पर किस रेशियो में कंबाइंड हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड रेशियो बाय वेट की। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का टोटल वेट हो जाएगा कंपाउंड में इट इज़ 4, सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आता है हमारे पास में 3:1, दैट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। और ये सिंपलेस्ट रेशियो हर कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक होता है, उसके एलिमेंट किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं उसके बिहाफ पर। क्लियर? लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन मिक्सचर में नहीं है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं वाटर में ऐड कर रहे हैं हम शुगर को, तो 1 ग्लास वाटर तो हमारा फिक्स है, लेकिन आप इसमें 1 टीस्पून शुगर भी ऐड कर सकते हो तो भी वो मिक्सचर ही है। आप इसमें 2 टीस्पून शुगर भी ऐड कर सकते हो, वो भी हमारा एक मिक्सचर ही है। आप इसमें 3 टीस्पून ऑफ शुगर भी ऐड कर सकते हो, वो भी मिक्सचर ही कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड या एलिमेंट का परसेंटेज चेंज करने पर वो मिक्सचर ही कहलाता है, लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन हमारे साथ कंपाउंड में नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जिस बिहाफ पर हम कंपाउंड और मिक्सचर को कंपेयर कर रहे हैं वो है सेपरेशन। अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, जितने भी एग्जांपल मैंने अभी तक आपको दिए उन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। हम केमिकल प्रोसेस से जितने भी एलिमेंट हैं जो कंपाउंड बना रहे हैं उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन फिजिकल मेथड से जनरेट नहीं होती। तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स कैन इवन यू विल राइट कॉन्स्टिट्यूएंट, एलिमेंट से बेटर वर्ड रहेगा हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूज करें यहां पर, तो क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी separate by any physical mean। जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कंपाउंड के उन्हें आप किसी भी फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये बात कर रहे हैं हम कंपाउंड के बारे में। जबकि मिक्सचर के बारे में क्या है डिस्कशन हमारा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मीन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके मिक्सचर के उन्हें फिजिकल मीन से सेपरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे मिक्सचर में हम फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं सॉल्ट प्लस वाटर का। अभी इसी चैप्टर में आगे चल करके हम बात करेंगे सेपरेशन टेक्निक के बारे में। सेपरेशन टेक्निक में हम मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को ही सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मिक्सचर की अगर बात करते हैं जिसमें हम सॉल्ट को वाटर में ऐड कर रहे हैं, अगर इस मिक्सचर को हम हीट करते हैं, बहुत ही जेंटली हम हीट करते हैं, तो जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में वेपर फेज में चला जाता है और कंटेनर में जो आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ही मिलने वाला है। और जितना सॉल्ट आपने सॉल्यूशन बनाने के लिए ऐड किया था उतना ही सॉल्यूशन इवेपोरेशन, उतना ही सॉल्ट आपको
वाटर के इवेपोरेशन के बाद मिल जाता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बनने से पहले, सॉल्यूशन बन से को सेपरेट करने के बाद कंपोजिशन में कोई वेरिएशन नहीं आता। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर है इन्हें एक दूसरे से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, फिफ्थ हम प्रॉपर्टी जिसके बिहाफ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कंपाउंड और मिक्सचर को, वो है एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज का मतलब ये है कि जब भी कंपाउंड बनता है या मिक्सचर बनता है, क्या एनर्जी में किसी तरह का वेरिएशन आता है। वेरिएशन का मतलब क्या एनर्जी कंज्यूम हो रही है या एनर्जी आपको वापस मिल रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है। जब कभी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है हमेशा एनर्जी में चेंज होगा, हमेशा ही आपके या तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी एलिमेंट के थ्रू या एलिमेंट कंबाइंड होने पर आपको एनर्जी वापस रिलीज कर देते हैं। लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन मिक्सचर के केस में नहीं है। मिक्सचर में एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी चेंज के बारे में। एनर्जी चेंज always take place in formation of कंपाउंड बनने पर जब हमेशा एनर्जी चेंज का फॉर्मेशन, एनर्जी चेंज होती है, जबकि चेंज ऑफ एनर्जी may or may not take place। जो हमारे पास मिक्सचर जब बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं या एलिमेंट मिल रहे हैं, दोनों के मिलने से एनर्जी चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के कंपाउंड या एलिमेंट को आपस में मिला करके मिक्सचर बनाया जा रहा है। तो ये हमारे पास में था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में, और ये हम कुछ प्रॉपर्टी जिनके बिहाफ पर इन दोनों ही सब्सटेंसेस को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे। मिक्सचर फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये डिफरेंस जो है आपके सामने क्लियर है। एनर्जी, अगर कंपाउंड बनने पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर दो एलिमेंट मिल करके कंपाउंड बना रहे हैं और एनर्जी एटमॉस्फेयर की डाउन हो गई तो इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी का रिजल्टेंट अपोजिट भी कई बार होता है। अगर दो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं और एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जो है ये आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। और मिक्सचर के अंदर एंडोथर्मिक होना या एक्सोथर्मिक होना कोई कंपल्शन नहीं है। कुछ सब्सटेंसेस जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमारे पास मैटर हैं, क्या हम उन्हें मिक्सचर कंपाउंड कह सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं एयर के बारे में। अगर आप एयर के कंपोजिशन को देखते हो तो एयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S गैस, डाईहाइड्रोजन सल्फाइड गैस और मॉइस्चर का कुछ परसेंटेज अपने अंदर कैरी करती है। इसके साथ हमारे पास कुछ नोबल गैसेस भी अवेलेबल हैं, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम की बात करें, बहुत ही कम परसेंटेज में ही सही, लेकिन ये अवेलेबल होती हैं। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम एयर को एक कंपाउंड कहेंगे या हम एयर को एक मिक्सचर कहेंगे। ये एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू द एयर। अगर हम वाटर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, पानी अगर आप ऑब्जर्व करते हो, वाटर को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वाटर चाहे आप डिफरेंट सोर्सेज से ले लीजिए, चाहे आप रिवर से ले लीजिए, आप सी वाटर ले लीजिए, आप रेन वाटर ले लीजिए, आप टैप वाटर ले लीजिए, जितने भी सोर्सेज से वाटर कलेक्ट किया जा रहा है, क्या इन सब वाटर्स के अंदर कोई सिमिलरिटी है या इन वाटर्स में कोई डिफरेंस है? हम इन्हीं दो सवालों का जवाब आज की क्लास में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं एयर के कंपोजिशन के बारे में कि क्या हम एयर को एज ए कंपाउंड कह सकते हैं? नहीं, हम एयर को एक कंपाउंड नहीं कह सकते। हम एयर को हमेशा ही एक मिक्सचर की फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। अब एयर को हम मिक्सचर बता रहे हैं
देन डेफिनेटली उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। मतलब जो एयर है वो भी हमारे मिक्सचर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता होगा। कैसे? ठीक है, आइए इस बारे में बात करते हैं। हेडिंग है आज की क्लास का रीज़न फॉर रिगार्डिंग एयर एज मिक्सचर। आज की क्लास का हेडिंग क्या है हमारे पास? हेडिंग है रीज़न फॉर रिगार्डिंग एयर एज अ मिक्सचर। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, आप लोगों से बात की, एयर का मेन कंटेंट हमारे पास जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एयर में एलिमेंट अवेलेबल है वो है नाइट्रोजन। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो एयर में है वो हमारे पास क्या अवेलेबल है? ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑक्सीजन के साथ हम बता रहे हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में ही CO2 अवेलेबल है, उससे थोड़ी कम क्वांटिटी में डाईहाइड्रोजन सल्फाइड गैस अवेलेबल है। हम ये बात कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मॉइस्चर भी अवेलेबल होगा। फिर कुछ हाइड्रोजन और हीलियम जो नोबल गैसेस है, बहुत ही कम परसेंटेज में नोबल गैसेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड ETC मतलब कुछ अदर एलिमेंट भी यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पर अदर एलिमेंट भी इंक्लूडेड होते हैं। हम एयर के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन का, सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट परसेंटेज है ऑक्सीजन का। रिमेनिंग कंपाउंड जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। क्लियर? अब सवाल हमने ये किया है कि रीज़न क्या है कि हम एयर को एज अ मिक्सचर बता रहे हैं। इसका जवाब हमें तब मिल सकता है जब हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि हम कौन सी एयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप डेजर्ट एरिया में हैं, अगर आप रेगिस्तानी इलाके में हैं, डेजर्ट एरिया में हैं, तो आप ये बात जानते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H2O वाटर का जो परसेंटेज है, वाटर जो एयर में मॉइस्चर की फॉर्म में अवेलेबल है उसका परसेंटेज बहुत कम होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होगा। अगर हम डेजर्ट एरिया की बात कर रहे हैं तो डेजर्ट एरिया में H2O का परसेंटेज कम है, बाकी सब तो अवेलेबल है लेकिन इसका परसेंटेज बहुत ही कम है। लेकिन क्या होगा अगर हम सी शोर की बात करते हैं या हम ओशन के तटीय इलाकों की बात करते हैं, समुद्र के जो किनारे होते हैं, सी शोर जो होते हैं, वहाँ के एयर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आप ये देखेंगे कि जहाँ पर डेजर्ट एरिया में H2O का परसेंटेज कम था, वहीं पर सी शोर में H2O का परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर? पहले तो हम बात कर रहे हैं डेजर्ट एरिया के बारे में, बाद हम बात कर रहे हैं सी शोर के बारे में। H2O का परसेंट डेजर्ट एरिया में कम है, सी शोर पर आपको ज़्यादा मिलने वाला है। या अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के परसेंटेज की, ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो ग्राउंड स्टेट पर तो ज़्यादा है, ग्राउंड लेवल पर ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो तो ऑक्सीजन का परसेंटेज भी कम हो जाएगा। अगर आप ग्राउंड लेवल पे हो ऑक्सीजन सफिशिएंट है, अगर आप पहाड़ी इलाकों पर चले गए, ऊंचाई वाले इलाकों पर चले गए, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपको ब्रीथिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है। तो हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, ग्राउंड लेवल पे इन कंपैरिजन विद हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। ये तो बात की हमने जो नेचुरल सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं CO2 के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अगर आप किसी ओपन फील्ड के अंदर हैं, आप खेतों के अंदर खड़े हुए हैं जहाँ से सड़कें जो हैं वो बहुत दूर हैं, कुछ किलोमीटर्स तक डिफरेंस में हैं, या आप बहुत ही फॉरेस्ट एरिया में हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो आप ये देखोगे कि ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। कहाँ पर? फॉरेस्ट या फिर फील्ड में, फॉरेस्ट या फिर फील्ड, जंगलों में या खेतों में जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। फॉरेस्ट या फील्ड में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है बहुत आपको कम मिलता है। लेकिन अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हैं जहाँ पर बहुत सारे व्हीकल रेगुलर रन कर रहे हैं, या आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हैं जहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग वर्क किया जा रहा है, ऐसी इंडस्ट्रीज एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 रिलीज़ करती हैं। तो अगर मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात करता हूँ
तो इंडस्ट्रियल एरिया में CO2 का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। या आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो जाइए, आप ये ऑब्जर्व करेंगे बहुत ज़्यादा धूल धुआं आपको एक्सपीरियंस हो रहा है और सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है? क्या वहाँ ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो गया है? नहीं, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ गया है। तो इन सारे टॉपिक, इस सारे बातों के डिस्कशन से हमें ये पता लगता है कि आप किसी भी पॉइंट पे एयर को ऑब्जर्व कीजिए, एयर कभी भी अपना कंपोजिशन सेम नहीं रखती। एयर का कंपोजिशन थ्रू आउट द ऑब्जर्वेटिंग एरिया आपका चेंज होता चला जाएगा। क्लियर? यही रीज़न है कि हम एयर को एक मिक्सचर कह रहे हैं, हम उसे कंपाउंड नहीं कह सकते। ठीक, क्लियर है ये बात आपको? तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि एयर को हम क्यों एक मिक्सचर की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस। पहला रीज़न क्या है एयर को एक मिक्सचर की फॉर्म में कंसिडर करने का? कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सभी जगहों पर सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ पर दिया है। कहीं पर ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा, कहीं ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है, कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा है, कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम है। एंड द सेम विद द अदर एलिमेंट ऑल्सो, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर ऑल्सो। तो यही रीज़न है कि हमारे पास में जितने भी एयर है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट का परसेंटेज हर जगह सेम नहीं होता। क्लियर है ये बात आप लोगों को? ये पॉइंट था हमारे पास कि एयर का कंपोजिशन सेम ना होने का। इसका रीज़न ये भी है कि अर्थ का स्ट्रक्चर भी हर पॉइंट पर अलग अलग है। डिस्टेंसेस के साथ साथ अर्थ का स्ट्रक्चर भी वेरी करता चला जाता है और यही रीज़न है कि एयर का कंपोजिशन भी वेरी करता चला जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट। अगर हम एयर को एक मिक्सचर कंसीडर कर रहे हैं तो सेकंड पॉइंट हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? सेकंड पॉइंट ये डिस्कस कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट हमारे पास में एयर को मिक्सचर कंसीडर करने का ये है, द कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर के वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते, या हम यूं कहें कि वो केमिकली बॉन्डेड हो भी नहीं पा रहे हैं। कैसे? देखो, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन जो एयर में अवेलेबल है और हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में, वो भी एयर में अवेलेबल है। क्लियर? नाइट्रोजन भी एयर में अवेलेबल है और ऑक्सीजन भी एयर में अवेलेबल है। और केमिस्ट्री में हम ये बात भी जानते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी मिलते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये मैंने आपके पास में कुछ कंपाउंड लिखे हैं, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हमें बन रहे हैं। अब देखो, एयर में भी नाइट्रोजन अवेलेबल था, एयर में ऑक्सीजन भी अवेलेबल था, तो एयर में हमारे पास में ये सारे कंपाउंड भी अवेलेबल होने चाहिए थे अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं एयर के वो आपस में केमिकली बॉन्ड हो रहे होते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। एयर में जो एलिमेंट अवेलेबल हैं वो कभी भी आपस में बॉन्ड बना करके कोई नया कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं कर लेते अनटिल अनलेस जब तक आपने कोई एडिशनल एफर्ट नहीं लगाया हो। क्लियर? जब तक आप कोई एडिशनल एफर्ट नहीं लगा रहे, जब तक ये सब्सटेंसेस जो एलिमेंट है एयर के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर के, वो आपस में केमिकली बॉन्ड नहीं करते। तो ये हमारे पास में सेकेंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट केमिकली बॉन्डेड इन द मिक्सचर ऑफ एयर। क्लियर है ये बात आप लोगों को? हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम ये बात जानते हैं नाइट्रोजन और CO2 क्या ये आपस में रिएक्शन करके कोई नया कंपाउंड बना रहे हैं?
बिल्कुल नहीं, ये भी आपस में रिएक्शन करके कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते, क्योंकि ये अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं, तो ये केमिकली बॉन्ड नहीं हो रहे। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, क्या रीजन है कि हम एयर को एक मिक्सचर बता सकते हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट आर, नहीं नॉट आर, कैन बी, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी separate by physical mean like liquefaction and fractional distillation। एयर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है हम उन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड कौन से हैं? लिक्विफेक्शन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो पॉइंट अभी आपको डिस्कस किया है कि एयर को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, ये मेथड हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं फर्दर क्लासेस में। हमारे आगे जो क्लासेस आएंगी उनमें हम इस बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। होता ये है कि एयर का क्लासिफाई करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें नाइट्रोजन भी चाहिए इंडस्ट्रियल पर्पस से, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, मेडिकल फील्ड में आप काम ले सकते हैं, या अंडर वाटर डाइविंग के लिए जो सब्सटेंस जो कैंडिडेट हैं डाइव करने के लिए जाते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वेरियस एप्लीकेशन है हमारे पास में ऑक्सीजन की, प्योर ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर हम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है एयर के, उन्हें सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है। तो हमने सेकंड और थर्ड पॉइंट को आपस में मिक्स करके भी देख सकते हैं। और जो फोर्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में वो क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर retain their individual property. The main components of air retain their individual property when they are as a part of air. They do not lose their individual identity. The reason is elements are not chemically bonded to each other. If they are not chemically bonded to each other, that means they are capable to maintain their properties. That is the reason, that is the four main reason that why we are considering air as a mixture. यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं, हम ये बात समझ रहे हैं कि हम एयर को कभी भी कंपाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि कंपाउंड हम किसे कहते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं और जिन्हें फिजिकल मीन से सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था आज कि कैसे हम एयर को एक मिक्सचर की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हम वाटर को मिक्सचर बता सकते हैं क्या? क्या हम वाटर को मिक्सचर बता सकते हैं? इस बात का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या रीज़न है रीज़न फॉर रिगार्डिंग वाटर एज कंपाउंड। हम वाटर को मिक्सचर कह सकते हैं क्या?
नहीं कह सकते। हम वाटर को कंपाउंड कह सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे? इसी सवाल का जवाब हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे डिफरेंट वाटर सोर्सेज की बात करता हूँ, हमने रेन वाटर के बारे में बात की, हमने सी वाटर के बारे में बात की, हम रिवर वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, हम टेप वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं मिनरल वाटर के बारे में। ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से हम वाटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है, रेन वाटर थोड़ा सा न्यूट्रल इन टेस्ट है, इसका स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन सी वाटर जो होता है ये थोड़ा सा सॉल्टी होता है। एन नंबर ऑफ सॉल्ट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। रिवर वाटर की बात ले लीजिए, रिवर वाटर में भी थोड़ा सा सॉल्टीनेस होती है क्योंकि मिनरल बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं उसके अंदर। टैप वाटर की बात कर ले, हमारे यहाँ पर जो टैप वाटर आता है इट इज़ अ प्योरीफाइड वाटर, जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी कंटेमिनेटेड नहीं है। इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। आप जितने भी सोर्सेज से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ H2O का ही कॉम्बिनेशन है। सबका जो मेन कॉमन कंपोनेंट है वो क्या है? H2O। अब इनके अंदर कौन से अदर सब्सटेंसेस ऐड किए जा रहे हैं वो इस सोर्स की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे सी वाटर की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सॉल्ट अवेलेबल हैं। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, हम कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट एंड ETC। There are n number of salt which are present in the water, and this is the composition related to the sea water, and these salts are providing saltiness to the water। ये जो salt हैं ये हमारे water को, sea water को saltiness provide कर रहे हैं। लेकिन इन सारे ही sources में जो water है उसका common component क्या है? It is H2O। This is the molecular formula of water। तो हम वाटर को एज अ कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, हम इसे मिक्सचर क्यों नहीं कह रहे? इसका पहला रीजन हमारे पास में क्या है? फर्स्ट रीजन हमारे पास में ये है, द constituents of water are combined chemically। वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। वाटर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो फिक्स रेशियो बाय मास में एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के बारे में, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में। वाटर का कंपोजिशन होता है वाटर होता है हमारे पास H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। अगर मैं इनके एटॉमिक मास का रेशियो निकाल रहा हूँ इट इज़ 2:16, और सिंप्लीफाई करते हैं इसे हम 1:8। That is the simplest ratio related to the hydrogen and oxygen in case of structure of water, in case of formation of water। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से 1:8 बाय मास में कंबाइंड होते हैं तो वो वाटर की ही फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और ये केमिकल कॉम्बिनेशन है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है ये बात आप लोगों को? तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, वाटर के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास में एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट हमारे पास में ये है, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी separated by physical mean।
जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर के, इन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता. दे कैन बी separated by chemical mean. इन्हें सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड से ही एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है. अगर आप वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, मतलब हम वाटर का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस एक दूसरे से सेपरेट फॉर्म में मिल जाते हैं. ये एक केमिकल प्रोसेस है. यहाँ पर हम केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम H2O को हीट करते चले जाएं और ये हमें H2 और O2 में कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइडेड मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. क्लियर? तो हम क्यों वाटर को एज अ कंपाउंड कह रहे हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट को सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता. ये था हमारे पास वाटर को कंपाउंड कहने का एक और रीज़न. एक रीज़न हम और यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं. थर्ड रीज़न क्या है? द प्रॉपर्टी of constituent of water is entirely different from water. वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं? एक है हाइड्रोजन, सेकंड है ऑक्सीजन, और इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बना है वो है वाटर. क्लियर? प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वाटर. हाउ? कैसे? देखिए, हम ये बात जानते हैं, हाइड्रोजन जो है ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है. इट इज़ अ गुड फ्यूल. अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ गुड फ्यूल. और अगर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है ये सपोर्ट करता है कंबशन को. ऑक्सीजन क्या करता है? कंबशन को सपोर्ट करता है. जबकि भी H2O क्या है? H2O को हम फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में काम में ले सकते हैं. ये एक हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, और उस फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन उसके कंबशन को सपोर्ट करता है. लेकिन जब एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड हो गए हैं, वो वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जो वाटर बनता है ये ना तो एक अच्छा फ्यूल है और ना ही ये कंबशन को सपोर्ट करता है. ये फायर को, उस फ्लेम को एक्सटिंग्विश करने के काम में आता है, जो इनको एज ए फ्यूल और सपोर्टर ले करके हमने इग्नाइट की है. तो हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी अपने रिजल्टेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट है. इसलिए भी हम वाटर को एक कंपाउंड की फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्लियर है ये बात? और एक पॉइंट हमारे पास और है वाटर को एक कंपाउंड की फॉर्म में डिक्टेट करने का. ये है when constituents combine, they release energy. जब कभी भी दो एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं, नया कंपाउंड बनाते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं. वाटर के केस में भी जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे से कंबाइन कराया और रिजल्टेंट वाटर हमें मिला है, तो वो भी आपके पास एनर्जी लिबरेशन के रिजल्टेंट ही मिलता है, जो हमें ये बात एक्सप्लेन कर रहा है कि हम वाटर को एज अ कंपाउंड कह सकते हैं, हम उसे एज ए मिक्सचर कभी भी नहीं कह सकते.
क्लियर है आपको ये बात? तो यहाँ पर हमने ये बात समझी कि वाटर को मिक्सचर क्यों नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से हमारे पास में एक सब्सटेंस और है, जैसे हम बात कर रहे हैं एलॉयज के बारे में। एलॉयज को क्या हम मिक्सचर कहेंगे या हम कंपाउंड कहेंगे, इसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं। Reason for regarding alloy as मिक्सचर। जो एलॉयज होते हैं हमारे, ये एलॉयज कंपाउंड नहीं हैं, ये एलॉयज मिक्सचर हैं। कैसे हैं, इस बारे में हम अब बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जैसे ब्रास के बारे में। ब्रास में हमारे पास कॉपर अवेलेबल है और हमारे पास जिंक अवेलेबल है। कॉपर का परसेंटेज है हमारे 60% और जिंक का परसेंटेज है 40%। फॉर एग्जांपल, अगर कॉपर और जिंक आपस में 60-40 परसेंटेज बाय वेट में कंबाइंड होते हैं, मिक्स होते हैं, तो हम उन्हें ब्रास एक एलॉय के फॉर्म में डिक्टेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जानने वाली बात यह है कि कॉपर जो है ये भी एक मेटल है और जिंक जो है ये भी हमारे पास एक मेटल ही है। अब होता ये है कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। कॉपर जो है ये भी एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जिंक जो है ये भी एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर दोनों ही सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कोई सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है। अगर गेन नहीं, लूज तो हो गया, गेन नहीं हुआ, इसका मतलब केमिकल प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। और यही रीज़न है कि ये सिर्फ एक दूसरे से फिजिकली अटैच्ड हैं, फिजिकली बॉन्डेड हैं। इनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रही है। और इसलिए हम एलॉय को एक मिक्सचर की फॉर्म में देखते हैं, एक कंपाउंड की फॉर्म में नहीं देखते। तो क्या रीज़न है कि हम एलॉय को एक मिक्सचर बता रहे हैं? फर्स्ट रीज़न है हमारे पास में ये, द कॉन्स्टिट्यूएंट form a homogeneous mixture the constituent form a homogeneous mixture having, sorry, not having, not chemically bonded with each other। जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एलॉय मिक्सचर के, वो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड नहीं होते और ये होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसलिए हम एलॉय को एक कंपाउंड ना कह करके एक मिक्सचर की फॉर्म में डिक्टेट कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ब्रास के रिगार्डिंग, जो मैंने अभी आपको समझाया, कॉपर 60% और जिंक आपके 40%। ये कंपोजिशन सेम रहने वाला है, आप एलॉय को किसी भी पोर्शन से ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में था कि क्यों हम एलॉय को एक होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म में कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में ये है कि हम क्यों एलॉय को मिक्सचर बता रहे हैं। द एलिमेंट्स कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मीन्स। हमारे पास में जो एलिमेंट है एलॉय के, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करके आप ये मेथड जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस फिजिकल मेथड से एलिमेंट को एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। अगर इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड बन ही नहीं रहा है तो कोई केमिकल मेथड अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है इन्हें सेपरेट करने के लिए। सिंपल फिजिकल मेथड से हम इन्हें एक दूसरे से सेपरेट
कर सकते हैं। तो यही दो मेन रीज़न है हमारे पास में एलॉय को एक मिक्सचर कंसीडर करने का, जहाँ पर हम एलॉय को एक कंपाउंड कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने जाना कि कैसे हम एयर को एक मिक्सचर बता रहे हैं, कैसे हम एलॉय को एक मिक्सचर बता रहे हैं और कैसे हम वाटर को एक कंपाउंड जस्टिफाई कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।